बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए जब हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं तो उनसे कौन कौन से लाभ होते हैं, ये हमारे सामने है। तो फ्रेंड्स, इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है। शारीरिक सुधार, सबसे पहले हम शारीरिक सुधार देखते हैं। इसमें है देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एकाग्रता है। शारीरिक सुधार में एकाग्रता का मतलब है किसी एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाना। अगर जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, अगर वह शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनसे क्या होगा, उनका ध्यान एकाग्रित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वह अपना ध्यान किसी एक चीज पर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है लचक। जो दिव्यांग बच्चे हैं जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, इनसे उनका एक सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उनकी जो शारीरिक जो सुधारों में यह लाभ होता है कि उनका जो शरीर होता है वह क्या होता है, लचक आ जाती है उनके शरीर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला शक्ति। अगर विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वह शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनके जो शरीर में क्या रहती है, शक्ति रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति मतलब एनर्जी रहती है, कोई भी कार्य करने की शक्ति उनके शरीर में हो जाती है। उन्हें थोड़े थोड़े काम करने के बाद थकावट महसूस नहीं होती है, उनकी शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है सहनशीलता। जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं दिव्यांग बच्चे, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर यह लाभ बढ़ता है कि जो उनकी सहनशीलता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। सहन करने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हृदय संबंधी सुधार। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर शारीरिक क्रियाओं का लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि उनके हृदय में क्या होता है, सुधार होता है। उनके हृदय संबंधी सुधार होता है। अगर उन्हें हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है तो उनके हृदय में सुधार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे भी उनके जो हृदय की जो धड़कन है उनमें भी सुधार होगा और हृदय संबंधी लाभ उन्हें मिलेंगे। अगला मोटापे से बचाव। जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं दिव्यांग बच्चे तो उनके अंदर क्या होता है, मोटापे। जो उनका जो मोटापा है वो नहीं बढ़ता है, उससे क्या होता है, उन्हें बचाव रहता है। वह क्या रहते हैं, सामान्य रहते हैं, न ज्यादा मोटे न ज्यादा पतले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटापे से बीमार नहीं हो पाते। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर वह पहले से ही दिव्यांग है, उनके अंदर कोई परेशानी है, अगर वह मोटापे से भी पीड़ित होंगे तो क्या होगा, मोटापे संबंधी बीमारियां होंगी जिससे उन्हें और मुश्किल होगी। तो मोटापे से बचाव होता है, सबसे बड़ा अच्छा जो लाभ है सबसे ज्यादा है। अब देखिए दूसरा है हमारे सामने मानसिक सुधार। अगर जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है, मानसिक सुधार होता है। उनका जो मस्तिष्क है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। और मानसिक सुधार का मतलब यह होता है कि उनके जो मन में किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, वह चिंता मुक्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होता है। अगला है आत्मसम्मान। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आत्मसम्मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आत्मसम्मान में वृद्धि हो जाती है जिससे कि वह कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मन, ये तो आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर हमारा आत्मसम्मान, हम अगर अपने मन में ही हार जाएंगे, हम पहले ये सोच लेंगे हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो कोई कितना भी बल लगा ले पर हम वो कार्य नहीं कर सकते। अगर हमने यह ठान लिया कि हम ये कार्य कर सकते हैं तो हम ये कार्य कर सकते हैं, तो आत्मसम्मान उनका क्या रहता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, तो वे हर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, और देखिए ये आपके लिए भी लागू होता है कि अगर अभी से आप अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, हमें 95+ मार्क्स लाने हैं या 90+ मार्क्स लाने हैं, तो आप अपना कोई भी उद्देश्य बना लेते हैं तो क्या होता है, आप उसमें सक्षम बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वो कर लेते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आपको हारना नहीं है। आपको आपका जो एंड आएगा ना, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, जब भी नहीं हारना है। अगर आप उस समय भी ये सोचते हैं ना कि हम कुछ कर सकते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहले ये सोच लेंगे आप नहीं कर सकते हैं तो चाहे मैं आप पे जोर लगा लूं या चाहे आप मेरी कितनी भी वीडियोस देख लो, उसका कोई लाभ नहीं है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपने मन में यह ठानना ही होगा कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए अगला है अच्छा स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं जो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तो उनका क्या होता है, स्वास्थ्य क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां वो दूर हो जाती हैं ज्यादातर, और वो अच्छा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला व्यक्तित्व को बढ़ाना।
फ्रेंड्स, व्यक्तित्व। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम कैसे हम जज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह दिखने में कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यक्तित्व में सुधार हो जाता है उनके। जो वो व्यक्तित्व होता है, उन जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है उसमें क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे वह आकर्षक लगते हैं हम सभी को। ठीक है, अब देखिए सामाजिक लाभ। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जो शारीरिक क्रिया में भाग लेते हैं, तो क्या होता है, उनको सामाजिक लाभ होता है। अगर उनका व्यक्तित्व बढ़ रहा है तो उनको सामाजिक लाभ होना ही है। अगर हम उससे प्रभावित हो रहे हैं तो सामाजिक लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो समाज में अच्छे लगेंगे। ठीक है, और सामाजिक लाभ इस प्रकार से भी हो सकता है, वह समाज में बिना किसी संकोच के किसी से भी अपने मन की बात क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो समाज का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीति। ठीक है फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले है स्वास्थ्य जांच। फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर हम उनके शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें उनकी स्वास्थ्य जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें किस प्रकार की समस्या है। इसके अनुरूप हम उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आएगा। अब देखिए, बच्चों के पूर्व अनुभव को जानना। फ्रेंड्स, यह भी एक महत्वपूर्ण है कि बच्चों का जो पूर्व अनुभव है उसकी जांच करें। अगर हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो उस समय हमें उस बच्चे का जो अक्षमता से पीड़ित है, अक्षम है, दिव्यांग जो बच्चा है, उसके अनुभव को जान लेना चाहिए कि उसने अपने जो अनुभव में पूर्व अनुभव, जो उसका पूर्व जो अनुभव है उसमें उसने क्या किया, जिसकी मदद से हम उनके लिए शारीरिक क्रियाएं, एक बहुत ही अच्छी शारीरिक क्रियाएं निर्धारण कर सकते हैं। अगला है रुचि। फ्रेंड्स, जो दिव्यांग जो बच्चा है जिसके लिए हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं, उसकी रुचि का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से वह अपने शारीरिक क्रियाओं को अच्छे ढंग से कर सके रुचि के साथ। अगला है क्षमता। हमें दिव्यांग व्यक्ति की, जिसके लिए हम शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं, उसकी क्षमता की जांच कर लेनी चाहिए कि वह किस कार्य को करने में कितना सक्षम है, जिसके दौरान हम उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर सके, जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो शारीरिक क्रियाएं करने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो सकता है इसमें। अगला है रूपांतरित उपकरण। फ्रेंड्स, रूपांतरित उपकरण, जब हम दिव्यांग बच्चे के उपकरणों का निर्धारण करते हैं तो हमें उनके जो क्षमता है उसको जांच लेना चाहिए कि वह उनके लिए जो उपकरण हम निर्धारित कर रहे हैं वह सही भी है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ना हो तो हमें उनको बदल देना चाहिए। अगला है रूपांतरित नियम। फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो नियम तय किए जा रहे हैं, उनका जो रूपांतरण किया जा रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो नियम तय किए जा रहे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि वह उनके क्षमता के अनुसार है या नहीं है। अगला देखिए अनुदेश। फ्रेंड्स, हम जो अनुदेश देते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, तो उनके अनुदेश उनके अनुसार होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को अगर कोई अनुदेश दे रहे हैं तो हमें उन्हें लिखे हुए न देकर उन्हें सुनने वाले अनुदेश देने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए साधारण से मुश्किल। फ्रेंड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए हम जब शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या करें, पहले साधारण से शुरू करें उनकी शारीरिक क्रियाएं, फिर हम मुश्किल पर जाएं, ना कि मुश्किल से शुरू करें, जिससे उन्हें आसानी रहेगी। अगला सभी अंगों का उपयोग। जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं तो उनके सभी अंगों का प्रयोग हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। उनके जो अंग है उनका शारीरिक क्रिया करते समय उनके सभी अंगों का प्रयोग हो, यह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे उन्हें मदद भी मिल सकती है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की खेलों में भागीदारी पर अपने विचार रखे कि महिलाओं की जो भारत में जो महिलाएं हैं उनकी खेलों में भागीदारी किस प्रकार की है। इसमें हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि जो इतिहास है उसमें भारत की महिलाओं की
क्या भागीदारी थी और वर्तमान में भारत की महिलाओं की क्या भागीदारी है। तो जो भारतीय महिलाएं थी वो यदि हम 1896 ओलंपिक को देखें तो उसमें भारत की महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी। 1896 में देखे तो कोई भी भूमिका नहीं थी भारत की महिलाओं की। फिर उसके बाद इतने सन में तो कोई भागीदारी नहीं थी, परंतु अगर हम 1900 में देखें तो वहां से क्या होती है, भारतीय महिलाओं की जो भागीदारी का सफर है वो स्टार्ट होता है। इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 22। जो 1900 में ओलंपिक हुए थे उसमें 22 महिलाओं ने भाग लिया था, और 1904 में जो हुए उसमें 6 महिलाओं ने भाग लिया। तो इसका जो क्रम है कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, जो भारतीय महिलाओं ने भागीदारी लेने स्टार्ट की थी। तो अब इसके 100 साल के बाद लगभग 2000 में जब ओलंपिक हुए, सिडनी ओलंपिक हुए थे 2000 में। कौन से वाले? सिडनी ओलंपिक हुए थे। तो इसमें जो महिलाओं की भागीदारी थी वो थी 69 जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया था इसमें। और अब जो 2016 में, अब इसके बाद 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें 45% जो महिलाएं थी वो भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। मतलब क्या है, धीरे धीरे जो भारतीय महिलाओं की स्थिति है खेलों में भागीदारी लेने की वो बढ़ रही है। तो 45% जो महिलाएं उन्होंने भाग लिया था। जो 2000 में जो भारत, अगर हम देखें 2000 में जो ओलंपिक में जो पदक हासिल किया था, मतलब कि जो प्राइज है पदक, वो हासिल किसने किया था, वो प्रथम जो भारतीय महिला थी वो थी कर्मण मल्लेश्वरी। ये आपको नाम याद रखना, आप इसमें डाल सकते हैं, कर्मण मल्लेश्वरी। कर्मण मल्लेश्वरी थी जिसने क्या किया था, पहला जो पदक था वो हासिल किया था। इसी प्रकार से आगे चलकर जो पीटी उषा है, साक्षी मलिक हो गई, पीवी सिंधु हो गई, या फिर MC मैरी कॉम, या फिर साइना नेहवाल, इस प्रकार से हमारी जो भारतीय महिलाएं धीरे धीरे करके ओलंपिक में पदक जो प्राइज है वो हासिल करती गई, जीतती गई। तो आपको कुछ नाम याद रखने जो आपको लिखने होंगे इसमें। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो भारत की स्थिति है, भारत की जो महिलाओं की स्थिति है खेलों में अच्छी होती गई, परंतु इतनी भी अच्छी नहीं हुई कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनसे ज्यादा ही अच्छी हो गई। अभी भी जो लैंगिक भेदभाव है, जो लैंगिक भिन्नता है खेलों के दौरान, वो अभी भी बरकरार है। इतनी भी स्थिति अच्छी नहीं हुई है कि हम ये कह सके कि पुरुष और महिलाओं की स्थिति एक जैसी हो गई है। इस प्रकार से पॉइंट बना दीजिए कि इतिहास, फिर वर्तमान डाल सकते हैं आप, वर्तमान की स्थिति और किस प्रकार से बढ़ी है भारत की महिलाओं की स्थिति, और फिर आगे आप भागीदारी लिख सकते हैं कि पुरुष और लैंगिक भेदभाव खेलों के दौरान। तो आप इस प्रकार से पॉइंट बना सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि जो पुरुष और महिलाओं की जो भागीदारी है वर्तमान में, जो लैंगिक भिन्नता है वो अभी भी हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो अभी भी जो महिलाओं को ये समझा जाता है कि वो 4 दीवारी के अंदर रहने वाली हैं। बहुतों का तो ये कथन भी हो चुका है कि जो महिलाएं हैं वो 4 दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए, रसोई घर तक ही सीमित होनी चाहिए। तो जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है महिलाओं के कारण, जो भी कारण थे जिसकी वजह से खेल में उनकी भागीदारी अच्छी नहीं हो पा रही थी, चाहे वो शिक्षा सही प्राप्त ना हो रही, उन्हें शायद पुष्टि में कमी हो, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आंसर अटेम्प्ट करना है।